नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी रिसेंटली इंडोनेशिया ने एक बड़ा कदम लिया है। उन्होंने अपने देश में ऑपरेट करती हुई एक इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है इस्लामिक डिफेंडर्स फ्रंट, इसको बैन कर दिया है। नाउ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक डिफेंडर्स फ्रंट, इसका आप इंडोनेशियन नेम भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसका इंडोनेशियन नेम है फ्रंट पेम्बेला इस्लाम। इसी के चलते इसको FPI के नाम से भी कभी कभार जाना जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ द इनिशियल्स ऑफ फ्रंट पेम्बेला इस्लाम। जानेंगे कि क्या वजह रही इंडोनेशिया ने इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया है। ऑल्सो जानेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस तरीके से ये काम करती है, एंड ऑल्सो अंत में हम बात करेंगे कि क्या ये बैन वाकई में इफेक्टिव रहने वाला है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी IQ ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, और ऐप पे फिलहाल चल रही है न्यू ईयर सेल, जिसके चलते आपको सभी कोर्सेज के ऊपर काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। UPSC की तैयारी के लिए आपको पास्ट प्रीलिम्स डिस्कशन का कोर्स काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। सो जल्दी से ऐप पे जाएं और इस कोर्स को बाय करें। राइट, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि असल में हुआ क्या। ये जस्ट पिछला साल जब खत्म होने वाला था, 30 दिसंबर की बात है, वेडनेसडे की बात है, जब इंडोनेशिया ने हार्डलाइन रिलीजियस ग्रुप जिसका नाम है इस्लामिक डिफेंडर्स फ्रंट, इसको बैन कर दिया। बिकॉज यहाँ पे इनको लग रहा था कि शायद इस रिलीजियस ग्रुपिंग की वजह से, इस इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की वजह से उनके देश में एक पॉलिटिकल क्राइसिस, एक राजनीतिक संकट भी खड़ा हो सकता है। दिस इज वॉट हैज हैपेंड इन द लेटेस्ट न्यूज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अल जजीरा ने इसको कवर भी किया है। इंडोनेशिया बैन्स हार्डलाइन इस्लामिक डिफेंडर्स फ्रंट। नाउ बिफोर वी अंडरस्टैंड कि क्यों बैन हुआ है, उसके पहले हमें असल में समझना होगा कि ये जो फ्रंट है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये किस तरीके से काम करती है। देखिए, इसका जो गठन हुआ था ये 1998 में हुआ था, यानी कि लेट 1990s में इसको खड़ा किया गया था। और ये जो फ्रंट है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये इस्लाम की थोड़ी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करती है, यानी कि जो इसकी व्याख्या होती है इस्लाम को समझने की, जो इसके फाउंडर्स हैं या जो इसके फॉलोअर्स हैं, वो जिस तरीके से इसको समझते हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से इसको समझते हैं। और इसी के चलते जब इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया था, तो उस टाइम पे इन्होंने कई सारी जो बार्स थी, कई सारे जो रेस्टोरेंट थे जहाँ पे लिकर सर्व होती थी, उनको बैन करवाया। कई सारे ब्रॉथल्स थे, उनको बंद करवाया। और कई सारी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को भी ये ऐसा माना जाता है कि डराने का काम करते थे। इनफैक्ट इनका जब शुरू में इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था, तो उस टाइम की बात है, इन्होंने अपने देश में होने वाला एक लेडी गागा का कॉन्सर्ट था, इसको भी कैंसिल करवा दिया था। बिकॉज दे फेल्ट कि जो ये ऐसे कॉन्सर्ट्स हैं, जो ऐसे म्यूज़िक फेस्टिवल्स हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस्लाम को हर्ट कर रहे हैं। और क्योंकि आपको मालूम होगा इंडोनेशिया में काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, इसी के चलते इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी उनके नागरिकों की तरफ से मिल रही थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केवल ऐसे काम कर रहे थे, ये साथ में कई सारा ह्यूमैनिटेरियन वर्क भी कर रहे थे। इंडोनेशिया, आपको अगेन मालूम होगा, कई सारे नेचुरल डिजास्टर से जूझता रहता है, जिसमें खास करके अर्थक्वेक्स और सुनामीज काफ़ी कॉमन है, जिसके चलते ये लोग उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे थे। नाउ अगर हम इसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, देखिए शुरुआती दिनों में तो इनका रोल कुछ इस तरीके से जो मैंने आपको अभी बताया, लेकिन अब आप सडनली जब जंप करते हैं 2016 में, तो 2016 में आके इनका जो इन्फ्लुएंस था, इनका जो प्रभाव था, वो इतना बढ़ चुका था क्योंकि इन्होंने अपने देश में कुछ ऐसे मुद्दे उठाए विच डेल्ट विद द आइडिया ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हुआ, या फिर पॉलिटिकल इस्लाम हुआ, यानी कि किस तरीके से हम इस्लाम को राजनीति में ला सकते हैं, किस तरीके से हम इस्लाम को स्टेट रिलीजन भी बना सकते हैं। नाउ इसमें क्या हुआ था कि नवंबर 2016 की बात है, काफ़ी बड़े पैमाने पे जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया का कैपिटल भी है, यहाँ पे प्रदर्शन हुए थे। और ये जो प्रोटेस्ट हुए थे, इसको बेसिकली प्रोटेस्ट का नाम रखा गया था प्रोटेस्ट डिफेंडिंग द कुरान, कि हम इन प्रोटेस्ट के चलते कुरान को डिफेंड कर रहे हैं। और ये एक इस्लामिस्ट लेवल का प्रोटेस्ट हुआ था, जो कि 4 नवंबर को शुरू हुआ था जकार्ता, इंडोनेशिया में। माना जाता है कि इस प्रोटेस्ट में एक ऐसा टाइम था जब एक टाइम पे लगभग 1.5 लाख लोग स्ट्रीट्स पर आए हुए थे। और ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ था, आप इसको भी जान लीजिए। ये उस टाइम की बात है, नवंबर 2016 की बात है, जब जो जकार्ता जो सिटी है, उसके जो गवर्नर हैं, इनका नाम है बसुकी तहाजा
पुरनामा, और इनको पॉपुलरली अहॉक के नाम से जाना जाता था। सो ये जो गवर्नर थे, इन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जिसके चलते कुरान को इन्होंने थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया, कुरान के अगेंस्ट बातें की, और कुरान क्योंकि इस्लामिक होली बुक है, इसके चलते लोगों ने इसको बिल्कुल भी अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया। एंड एट द सेम टाइम जब एक ऐसा फ्रंट था, जब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि लोगों को सपोर्ट कर रही थी, तो इस फ्रंट ने इस गवर्नर को हटाने की बात चलाई। एंड नॉट ओनली ये गवर्नर को हटा पाए, बल्कि इस गवर्नर को इन्होंने जेल भी करवा दी थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 2 दिसंबर 2016 का जो चित्र है आपके सामने, मास प्रेयर रैली इन जकार्ता अगेंस्ट गवर्नर अहॉक। ये जकार्ता का एक सेंट्रल स्क्वायर है जहाँ पे इतनी भारी मात्रा में लोग इकट्ठे हुए थे। माना जाता है कि कम से कम 1.5 लाख लोग यहाँ पे आए थे जो कि प्रेयर्स कर रहे थे, और इस्लामिक डिफेंडर्स फ्रंट इनको सपोर्ट कर रहा था और गवर्नर को हटाने के लिए ये मांग भी कर रहे थे। ऑब्वियसली गवर्नर को हटाया गया, एंड नॉट ओनली दैट, उनको हटाने के बाद उनको 2 साल की जेल में भी भेजा गया था। जिस गवर्नर की हम बात कर रहे हैं वो ये वाले हैं, जिनकी फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जकार्ता क्रिश्चियन गवर्नर जेल्ड फॉर ब्लास्फेमी अगेंस्ट इस्लाम। ऑल्सो कुछ सेपरेट बात आपको बताना चाहूँगा, ऑल्दो नॉट वेरी मच लिंक्ड टू दिस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट, लेकिन ये जो गवर्नर है ये काफ़ी हद तक चाइना के बहुत क्लोज हैं ऐसा माना जाता है। एंड आज की डेट में जेल से छूटने के बाद ये इंडोनेशिया में काफ़ी बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनी है जिसके डायरेक्टर जनरल की तरह काम कर रहे हैं। खैर, कमिंग टू द मेन टॉपिक, जो हमारा मुद्दा था इस्लामिक डिफेंडर्स फ्रंट, इनका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, इनका जो राजनीतिक प्रभाव था वो इतना बढ़ चुका था, इतना इनका इन्फ्लुएंस बढ़ चुका था कि लोग अब इनमें काफ़ी हद तक विश्वास करने लग गए थे। इसके बाद क्या हुआ कि अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि जो ये पूरा फ्रंट था, इसके जो फाउंडर थे, असल में उनकी इमेज इतनी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उनका ऑरा था, जिसकी वजह से लोग उनके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स बन चुके थे। जिनकी हम बात कर रहे हैं, हिज नेम इज़ क्लेरिक रिजिएक शिहाब, ही इज़ नाउ 55 ईयर्स ओल्ड, और इन्होंने ही फाउंड की थी इस्लामिक डिफेंडर्स फ्रंट, ऑल्सो कॉल्ड एज FPI। ही इज़ द लीडर एंड द फाउंडर ऑफ दिस फ्रंट। ठीक है, नाउ ये थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं। ये पहले भी जेल जा चुके हैं 2008 में फॉर इंसाइटिंग वायलेंस, और 2017 में इनके ऊपर कई सारे आरोप लगाए गए थे। ही वॉज फेसिंग चार्जेस ऑफ पोर्नोग्राफी एंड ही वॉज ऑल्सो इंसल्टिंग द स्टेट आइडियोलॉजी, क्योंकि ये कह रहे थे कि इस्लाम की एंट्री स्टेट के रिलीजन में होनी चाहिए, जबकि इंडोनेशिया भी एक सेकुलर स्टेट है और उसका कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। तो जब इनके ऊपर इतने सारे आरोप लगाए गए तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देश को छोड़ दिया, और इनका ये कहना था कि मैं देश को छोड़ रहा हूँ, एक सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल में जा रहा हूँ, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आत्मरोपित निर्वासन। सो इन्होंने देश को छोड़ के ये चले गए, और ये चले गए सऊदी अरेबिया। 2017 से लेके 2020 तक ये सऊदी अरेबिया में ही थे, लेकिन नवंबर 4, 2020 की बात है जब इन्होंने अनाउंसमेंट की। इनकी फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ही अनाउंस्ड कि आई विल बी रिटर्निंग बैक टू इंडोनेशिया ऑन नवंबर 10, और ये इंडोनेशिया नवंबर 10 को वापस आए भी थे। अब आप ये वाला फोटो देखिए, ये उस दिन की इमेज है जब रिजिएक शिहाब इंडोनेशिया के जकार्ता एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे थे। उस टाइम पे इतने सारे लोग इकट्ठा हुए केवल इनको वेलकम करने के लिए। एंड दिस इज़ द टाइम ऑफ कोविड-19, जब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, जब आपको मास्क पहनने हैं, उस टाइम पे इतने सारे लोग भारी मात्रा में इकट्ठे हुए सो दैट वो रिजिएक शिहाब को यहाँ पे वेलकम कर सकें और उनको वापस कंट्री में आने दे सकें। राइट, आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सपोर्ट इनको मिली हुई है। अब क्या हुआ, जैसे ही ये आए उसके जस्ट 1 महीने के बाद रिजिएक शिहाब को इनको अरेस्ट किया गया। 13 दिसंबर की ये न्यूज़ है। इंडोनेशिया अरेस्ट फायर ब्रांड क्लेरिक हबीब रिजिएक शिहाब फॉर ब्रेकिंग कोरोना वायरस रिस्ट्रिक्शंस। असल में क्या हो रहा था, ये काफ़ी सारी रैलीज निकाल रहे थे, काफ़ी सारे कैंपेन चला रहे थे लोगों को अपने फेवर में करने के लिए, लेकिन जब ये कैंपेन्स चला रहे थे तो बिकॉज कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस वायलेट हो रही थी, तो इंडोनेशिया ने इस पर्टिकुलर ग्राउंड के ऊपर इनको अरेस्ट कर लिया। इसमें अगर आप एक खास चीज़ देखें तो ये जो इमेज मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये जो फोटो है, ये असल में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की है। सो कहीं ना कहीं ये इशू इज़ नॉट लिमिटेड टू इंडोनेशिया। इसको अल जजीरा ने कवर किया, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट कवर कर रही है, BBC न्यूज़ कवर कर रही है। कहने का मतलब ये है कि ये जो क्लेरिक हैं, ये वर्ल्ड फेमस क्लेरिक हैं, ही इज़ नॉट एनी नॉर्मल क्लेरिक। इनको काफ़ी लोग मानते हैं और काफ़ी दुनिया भर की न्यूज़ एजेंसी इनको कवर करना चाहती हैं। अब द मेन क्वेश्चन कि इंडोनेशिया ने इनको बैन क्यों किया। देखिए, मैं अभी तक आपसे ये कहता आया हूँ कि जो ये फ्रंट है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम चाहते हैं कि राजनीति में इस्लाम की एंट्री हो, और इनका ये मानना है कि इस्लाम यानी कि मुस्लिम लोग ही हों जो कि इंडोनेशिया में एक तरीके से रूल करें।
सो कहीं ना कहीं इंडोनेशिया का ये मानना था, बिकॉज इंडोनेशिया इज अ सेक्युलर कंट्री और उनका कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, तो इंडोनेशिया का ये मानना था कि शायद ये इस्लाम का इस्तेमाल करते हुए जो करंट प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो, जिनकी फोटो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको हटाने के लिए, इनके विपक्ष में उतरने के लिए ये इस्लाम का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं कि लोगों को भड़का सकते हैं और इस्लाम को राजनीति में एंटर करवा सकते हैं, जिस चीज़ के फेवर में इंडोनेशिया कंट्री नहीं थी। इसके चलते इनको बैन किया गया। द फाइनल क्वेश्चन इज कि क्या ये बैन वाकई में इफेक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा। सो कई सारे विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि ये बैन वैसे कानून रूप में तो सही है, यानी कि लीगली आप इन पे बैन लगा सकते थे, लेकिन जो ये मूव है ये शायद बैकफायर कर सकता है एंड इट विल ओनली लीड टू न्यू आइट्रेशंस। ऐसा इसलिए बिकॉज जब ये बैन लगा उसके बाद आप इनका नाम देखिए, नोवल बमाकुइन, ये जो हैं ये एक सीनियर एफबीआई के सदस्य हैं और इन्होंने कहा है कि हम अपनी बिलीव्स को हमेशा मानेंगे, अपनी बिलीव्स के लिए हमेशा लड़ेंगे और हम कंट्री को डिफेंड करेंगे फ्रॉम ट्रेटर्स। साथ ही में कई सारे सिक्योरिटी एनालिस्ट भी ऐसा मानते हैं कि बिकॉज जो ये बैन है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो शायद ये काम ना करे। मतलब अगर ये बैन पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना होने की जगह शायद वाकई में लॉजिकल होता तो उस केस में शायद बैन ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता। ऑल्सो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि 2016 की जो रैलीज हुई थी, जिसमें हमने आपको बताया कि लगभग 1.5 लाख लोग इनके सपोर्ट में इकट्ठा हुए, जिसके चलते इन्होंने जकार्ता के गवर्नर को भी हटाया और जेल करवाई, तब से लेके अभी तक एफबीआई की जो फैन फॉलोइंग है, जो इनकी लोग इनके फॉलोअर्स हैं, वो काफ़ी बढ़ चुकी है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि अगर आप इनको बैन भी करते हैं कि लोग इनको पॉजिटिवली लेंगे या नहीं लेंगे, बिकॉज लोग इनको ऑलरेडी मानने लग चुके हैं, तो लोग शायद बैन को इतना सीरियसली ना लें। ऑल्सो जब रिज़िएक शिहाब अभी वापस आए थे, जब मैंने आपको बताया जस्ट नवंबर के महीने में वापस आए हैं, तो इन्होंने आते ही कई सारे विपक्ष के नेताओं के साथ मीटिंग्स करनी शुरू की और इन्होंने इंडोनेशिया के लोगों को एक प्रॉमिस रखा कि हम एक मॉरल रेवोल्यूशन करने वाले हैं और इस रेवोल्यूशन के तहत हम जोकोवी को हटाना चाहते हैं, जो अगली इलेक्शन 2024 में होने वाली है। जोकोवी जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडोनेशिया के, उनको हम हटाना चाहते हैं। ऑल्सो आप देख सकते हैं किस तरीके से कैंपेनिंग हो रही है एंड दिस वॉज जस्ट द टाइम जब ये अभी वापस आए हैं। विद इन 1 मंथ इतना कुछ हो चुका था। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे वियॉन ने भी इसको कवर किया है। इन्होंने कहा है इंडोनेशियाज बैंड इस्लामिक ग्रुप हैज सीन इट्स इन्फ्लुएंस राइजिंग। सो इवन दो द बैन हैज बीन डन, इंडोनेशिया ने बैन कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो प्रभाव है, उनका जो वर्चस्व है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़ रहा है। सो ये कहना कि ये बैन इफेक्टिव होगा, आई डोंट थिंक सो कि बैन वाकई में बहुत इफेक्टिव होगा और इट इज़ हाईली पॉसिबल कि आगे जाके इंडोनेशियन गवर्नमेंट को ये बैन को हटाना पड़े। इसी के साथ वीडियो को करता हूं समाप्त। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।